अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री एडियो लैब से आप सुन रहे हैं यासीन अहमद को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि हम नेक्स्ट जेएस की कोर्स आउटलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं और पूरी हमारी वीडियो की सीरीज़ जो है फॉर बिगनर्स वो चल रही है। तो आज हमारी क्लास नंबर 5 है और देखते हैं कि हम जो कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक आज हमारा कौन सा टॉपिक है जो हमें कवर करना है। तो लेसन हमारा जो था वो मॉड्यूल 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। मॉड्यूल 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने राउटिंग के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल नंबर 3 जिसमें हम डेटा फैचिंग की बात करेंगे। और जनरली हम बेसिकली कंपैरिजन करते जा रहे हैं नेक्स्ट जेएस 12 और नेक्स्ट जेएस 13 एंड 14 के साथ साथ। तो वो इस वजह से हम कर रहे हैं कि जिसमें मैंने, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो टॉपिक हैं बेसिकली वो नेक्स्ट जेएस 12 के हैं और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस 14 के साथ। अच्छा, 13 और 14 जो है वो बेसिकली एक ही इसका 12 का एडवांस वर्जन है। तो हम बेसिकली जो पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट जेएस 14 पढ़ रहे हैं और ये बेसिकली 13 से ही हमारे पास अपडेट्स आ गई थी इसकी। तो खैर हमने ये सोचा कि अब अपडेटेड वर्जन चल रहा है तो हम चूंकि 14 जो है उसी को कवर करते हैं। तो आज हमारा जो लेसन नंबर 1 है उसमें हमने ये पढ़ना है कि स्टैटिक जनरेशन क्या होता है और गेट स्टैटिक प्रॉप्स जो है वो हमारे पास क्या काम करता है, और अगर ये हमारे पास नेक्स्ट जेएस 14 में नहीं है तो इसके रिप्लेसमेंट में हमारे पास नेक्स्ट जेएस 14 में क्या आया। ठीक है जी। इससे हमें ये फायदा होगा कि हमें दोनों जो टॉपिक हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे। हम ये भी देख लेंगे कि 12 में क्या होता था और अब हमारे पास अपडेटेड वर्जन क्या आया है। अच्छा, हम कोशिश ये करेंगे कि आज हम 2 टॉपिक कवर कर लें, 2 लेसन कवर कर लें अपने, जिसके अंदर फिर हम देखेंगे कि सर्वर साइड रेंडरिंग विद गेट सर्वर साइड प्रॉप्स ये क्या होता है और इसके मुकाबले में हमारे पास नेक्स्ट जेएस 14 में क्या मौजूद है अगर ये मौजूद नहीं है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जो है वो मेरी पिछली तमाम जो वीडियोस हैं उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने मुझे इस वीडियो से ज्वाइन किया है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पिछली तमाम वीडियोस देखते हुए आइएगा, क्योंकि बेसिकली हर वीडियो एक दूसरी वीडियो पर डिपेंडेंट है। और इसके लिए जो हमारी प्री रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट कह लें हम, वो हमारी बेसिकली रिएक्ट जेएस है। आपको रिएक्ट जेएस का इल्म होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट जेएस को कवर कर सकेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं और उस पर प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं कि हम जो हमारे लेसन हैं उनको किस तरह से प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, विजुअल स्टूडियो हमने अपना जो है वो खोल लिया है और साथ में मैंने इसका सर्वर भी रन कर लिया है। ये हमने लास्ट क्लास नंबर 4 पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो। और चलते हैं इसको अपडेट कर लेते हैं, क्लास 5 कर लेते हैं ताकि हमें ईजी रहे। ये याद रखना कि हम क्लास 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से हम पहले राउट बनाते रहे हैं, एक अपना राउट बना लेते हैं। वैसे तो ब्लॉक का राउट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमने कैच ऑल राउट पढ़े थे। तो एक दूसरा राउट बना लेते हैं और उस पर हम काम कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैं राउट बना लेता हूँ। लेट सपोज मैं इसको कह देता हूँ आर्टिकल्स, ठीक है। ये मेरा एक राउट बन गया और इसके अंदर मुझे अपनी पेज डॉट जेएस की फाइल बनानी है। अगर आपको नहीं आइडिया कि ये राउट और ये पेज डॉट जेएस की फाइल क्या करती है, तो हम पिछली जो तमाम वीडियोस हैं हमारी उसमें हम कवर करते हुए आए हैं ये टॉपिक। आप बेहतर ये है कि पहले आप वो वीडियोस मेरी देख लें। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं कि हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार हमारे पास जो स्टैटिक जनरेशन है वो बेसिकली होता क्या है, ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा थ्योरी टॉपिक है, मैं आपको समझा देता हूं और एक कोड मैंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए रेडी करके, मैं वो भी यहाँ आपको जो है वो शो करवा देता हूँ। वो मैंने इसलिए रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए कि मैं आप लोगों का जो टाइम है वो इजीली हम उसको बचा लें ताकि हमें कोड लिखने में हमारा टाइम ना लगे। अच्छा, अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपको बता दूं कि बेसिकली स्टैटिक जनरेशन होता क्या है, ठीक है। अच्छा देखिए, समझने की कोशिश करें कि जब भी आप कोई डेटा अपना फैच करते हैं किसी भी एपीआई के थ्रू,
तो आप क्या करते हैं कि आप सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं। जब आप सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं तो जितनी बार आप रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर आपको रिस्पॉन्स में डेटा दे देता है। ठीक है जी। तो ये आपका एक डायनामिक प्रोसेस चलता है डेटा रिक्वेस्ट करने का और डेटा वहां से लाने का। ठीक है। इस सूरत में क्या होता है कि आपको बेसिकली, अगर मैं एक जनरल टर्म्स में कहूं, आपको वेट करना होता है डेटा के रिस्पॉन्स का। ठीक है, यानी कि सर्वर के रिस्पॉन्स का, डेटा आने का। उस सूरत में क्या होता है कि वो वेबसाइट्स हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है। Next.js हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप बिल्ड टाइम में क्या कर सकते हैं कि आप बिल्ड टाइम में रिक्वेस्ट करके सर्वर से जो आपको डेटा मिले उसको आप एज अ स्टैटिक रख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसका फायदा क्या है बिल्ड टाइम में स्टैटिक रखने का? इसका ये फायदा है कि आपका जो कंटेंट है उसको बार बार सर्वर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो आपका कंटेंट, आपका पेज प्री बिल्ड होता है। प्री बिल्ड से मुराद ये कि आपने बिल्ड टाइम के अंदर वो डेटा मंगवा के अपने पास रख लिया होता है और आपने उसको बिल्ड कर दिया होता है। अब वो एज अ स्टैटिक पेज काउंट किया जाता है Next.js के थ्रू। ठीक है जी। अच्छा, स्टैटिक पेज से मुराद ये कि ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने कोई स्टैटिक कंटेंट लिख के रख दिया हो। ठीक है। इसमें हमें ये फायदा होता है कि आप सिंपल क्या करते हैं कि सर्वर से डेटा मंगाकर अपने पास यहां पर उसकी बिल्ड निकाल लेते हैं। बिल्ड करके आप उसको एज अ स्टैटिक कंटेंट काउंट कर लेते हैं। अब यहां पे सवाल ये बनता है कि अगर हमने यही काम करना है तो हम हार्ड कोड अपना लिख सकते हैं, डेटा अपना कंटेंट हार्ड कोड लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस सूरत में ये होता है कि जैसे लेट सपोज आप ये कहते हैं कि मुझे एक स्टैटिक डेटा अपना सर्वर से कॉल करना है और वो कुछ टाइम के बाद रीबिल्ड भी हो। रीबिल्ड से मुराद ये कि लेट सपोज आप टाइम सेट कर देते हैं कि ये इतनी देर के बाद ये डेटा जो है वो रीबिल्ड होना चाहिए, यानी कि आपका नया डेटा आ जाना चाहिए। तो उस सूरत में भी आप स्टैटिक जो हमारे पास प्रॉप है उसको यूज कर सकते हैं। यानी कि कुछ टाइम के बाद आप चाहते हैं कि मेरा पेज दोबारा से रीबिल्ड हो और नया डेटा आ जाए, मुझे बार बार बिल्ड ना करना पड़े, तो इस सूरत में भी आप स्टैटिक प्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि बजाय पूरा कंटेंट लिखने के, जैसे लेट सपोज कॉन्टेक्ट का पेज है, कोई ऐसा ब्लॉग है जो आपका यूं समझ लें कि काफी टाइम तक चेंज नहीं होना, कोई आर्टिकल ऐसा है कि जो काफी टाइम तक चेंज नहीं होना, आप सिंपल क्या करते हैं कि उसको सर्वर से अपने पास कॉल करके स्टैटिकली बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या हो, जो है वो जो हमारे पास Next.js 12 था उसमें हमारे पास 13 से पहले किस तरह से जो है वो डेटा कॉल किया जाता था स्टैटिकली। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैंने एक कोड रखा हुआ है आप लोगों के लिए, मैं आपको ये बता देता हूं। अच्छा, मैं इसको बिल्ड नहीं करूंगा क्योंकि ये बेसिकली Next.js 12 का कोड है। मैं सिर्फ आपको इसको ओवरव्यू दे दूंगा और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि अब हमारे पास जो Next.js 14 है उसमें जो है वो हम किस तरह से ये कोड कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब एक काम ये देखें कि इसमें हमारे पास पहले क्या होता था 13 से पहले, कि हम सिंपल क्या करते थे कि एक हमारे पास फंक्शन था, हमने यहाँ एक फंक्शन लिखा एक्सपोर्ट एसिंक और इसमें हमने कहा गेट स्टैटिक प्रॉप। ये बेसिकली वो फंक्शन था जो बेसिक हमारे पास कहां से आता था, जो डिफाइन किया जाता था स्टैटिकली। ये क्या काम करता था, ये फंक्शन Next.js 13 से पहले यूज होता था आपका जो स्टैटिक डेटा है बिल्ड टाइम पे फैच करने के लिए। आप क्या करते थे, एपीआई के थ्रू यूज करके इस तरह से फैच कर लिया करते थे और यहां से प्रॉप रिटर्न कर दिया करते थे। और मैप के थ्रू आपने ये जो पोस्ट रिटर्न की है, यहां से जो प्रॉप रिटर्न की है, उसके थ्रू आप क्या करते थे, सिंपली अपने कंपोनेंट को यूज करके आप उसको एक्सपोर्ट करके वहां से इंपोर्ट करते थे और यहां पे आप मैप कर लिया करते थे। यानी कि यूं समझ लें कि आपका जो डेटा है स्टैटिकली वो आपके पास यहां पर यूजेबल हो जाता था। अब इस सूरत में क्या होता था कि आपको बेसिकली इस प्रॉपर्टी को, यानी कि इस फंक्शन को लाजमी यूज करना होता था। ठीक है। अच्छा, अब इसी के बरक्स अगर हम Next.js 14 को देखें तो Next.js 14 हमें क्या कहता है, Next.js 14 में हमें ये मिला कि उसने ये कहा कि भाई आप सिंपल कुछ भी नहीं करें, मैंने बाय डिफॉल्ट ही बिल्टन इसमें ये आपको सहूलत दे दी है। आप सिंपल क्या करें कि अपना रन टाइम के ऊपर डेटा कॉल करें और उसको बिल्ड टाइम के ऊपर आपने डेटा को कॉल करना है और बिल्ड निकाल लेनी है अपनी Next.js की। तो उस सूरत में क्या होगा कि मैं उसको एज अ स्टैटिक यूज कर लूंगा। जैसे लेट सपोज अगर हम
उसी एग्जाम्पल को यूज करते हुए चलें, मैं कह देता हूं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहां पर मैंने एसिंक यूज कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने यहां पे यूज किया फंक्शन, और फंक्शन का नेम हमने दे दिया। मैं फंक्शन का नेम अपना दे देता हूं, मेरा फंक्शन का नेम है जैसे लेट्स सपोज आर्टिकल, ठीक है। और इसके अंदर मुझे अभी प्रॉप्स वगैरह या पैरम्स वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं स्टैटिकली डायरेक्ट डेटा अपना कॉल करूंगा। मैं कह देता हूं कांस्टेंट रिजल्ट, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, एक डमी मेरे पास यूआरएल है जहां से मैं डेटा फैच करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे डेटा फैच कर लिया और इसमें मैं अपनी वो जो यूआरएल है वो पास कर दूंगा, ठीक है जी। वो स्टैटिक मेरे पास यूआरएल मौजूद है, मैं यहाँ से अपने पास से मैंने रखी हुई है, मैं आपको बता देता हूं। आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं एज अ कांस्टेंट डमी डेटा यूज करने के लिए। फिर आपने क्या किया कि आपने एक कांस्टेंट बनाया, और कांस्टेंट में आपने कहा कि मेरा जो पोस्ट है उसमें तमाम जो रिजल्ट्स हैं वो आप ऐसा करो, मुझे यहां पर रिटर्न कर दो, ठीक है जी। ये आपके पास क्या हुआ, पोस्ट में आपका जिसका जो रिस्पॉन्स है वो सारा डेटा आ चुका है, ठीक है। एसिंक अवेट अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेहतर यह है कि आपको रिएक्ट जेएस से पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि इसका जो यूं समझ लें कि जो बेसिक है वो रिएक्ट जेएस ही है। खैर, हमने सिंपल यहां से क्या किया कि ये हम रिटर्न करवा देंगे, और यहां पर मैं एक हेडिंग डाल देता हूं ब्लॉग्स की, ठीक है। यहां आप आर्टिकल्स भी डाल दें, और अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यूएल और एलआई में मैं सिंपल अपना जो डेटा है वो यहां पर मैप करवा लेता हूं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैपिंग के लिए आपको आइडिया है कि किस तरह से आप कर रहे होते हैं मैप। सिंपल आप पोस्ट लेंगे और मैप का जो हमारे पास लूप है, ठीक है, वो चला देंगे, और इसके अंदर आप अपना जो डेटा है वो कॉल कर लेंगे, ठीक है जी। इसमें लेट्स सपोज मैंने कह दिया पोस्ट, और एरो ब्रैकेट की या सॉरी एरो फंक्शन की मदद से मैं सिंपल क्या करता हूं, अपना जो पोस्ट है उसको कॉल कर लेता हूं, ठीक है जी। पोस्ट कॉल करने का मेरे पास तरीका क्या है कि मैंने वहां पर जो यूज की है बेसिकली यूएल यूज की है, और मुझे इसके अंदर एलआई यूज करनी है, ठीक है। तो मैं एक काम ही करता हूं कि एलआई में इसके अंदर ही यूज कर लेता हूं, ठीक है, और इसे यूं कर लेते हैं ताकि हमारा डेटा जो है वो अच्छी तरह से प्रिंट हो जाए, ठीक है जी। और इसे इस तरह से कर लेते हैं। अब जो पोस्ट का वेरिएबल है, इस पोस्ट के वेरिएबल को यूज करके जो हमारा डेटा है वो हम निकाल लेंगे, और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले यूनिक की देनी होती है अपना जो हमारे पास कंटेनर है उसको। तो मैं ये कह देता हूँ पोस्ट डॉट आई डी, ये मेरे पास यूनिक की है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी जो पोस्ट है उसको प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है जी, पोस्ट डॉट टाइटल। अच्छा, ये चूंकि डमी डेटा है, ये ऑलरेडी हमें प्रीडिफाइन है कॉलम, तो आप लोग भी चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मैंने अपना सिंपल आर्टिकल जो मेरा राउट है उसको कॉल कर लिया। हमने इसका नाम गालबन आर्टिकल्स रखा था, ठीक है जी, इसको चेंज कर लेते हैं, आर्टिकल्स कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि इसने क्या किया, इसने ये सारी जितनी भी आपके पास पोस्ट थी, ये उसका टाइटल जितना भी है इसने हमें प्रिंट कर कर यहाँ पर दे दिया। अच्छा, अभी तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हम बार बार जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो एपीआई से ही कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, एपीआई से रिक्वेस्ट हो रही है। लेकिन ये काम उस वक्त होना है जब आपने बिल्ड बनानी है। जब आप इसकी बिल्ड बनाएंगे तो ये क्या करेगा कि इसको एज अ स्टेटिकली अपने पास रख लेगा, ये इसको एज अ स्टेटिक पेज काउंट करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि आपका जो रिबिल्ड वाला काम है, यानी कि जो बिल्ड वाला काम है, उस सूरत में आपके पास डेटा आपको बार बार फैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही हमारे पास अब आपको जो है वो गेट स्टैटिक प्रॉप यूज करने की जरूरत है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि ये डायरेक्टली हमारे पास नेक्स्ट जेएस बाय डिफॉल्ट हमें ये सहूलत प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो है वो इसको डायरेक्टली स्टैटिकली यूज कर सकते हैं। जब आप बिल्ड टाइम बिल्ड निकालेंगे तो ये आपको स्टैटिक यूज मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसी के बरक्स ये सवाल आता है कि जो सर्वर साइड है फिर वो किस तरह से होगा। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उस पे चलते हैं और देख लेते हैं कि हमने जो नेक्स्ट है टॉपिक उसमें उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम
सर्वर साइड अगर हमें डेटा यूज करना हो, जैसे लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो डेटा है वो हर बार फ्रेश डेटा सर्वर से आए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेसिकली सर्वर साइड प्रॉप्स। जिस तरह से हमारे पास गेट स्टैटिक प्रॉप था, इसी तरह हमारे पास गेट सर्वर साइड प्रॉप्स भी था Next.js 13 से पहले। अच्छा देखिए उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि आप जब भी रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, वो बेसिकली आपको एक फ्रेश कॉपी रिटर्न करता है डेटा की। तो वो चूंकि बेसिकली Next.js 13 से पहले था, और Next.js 13 में हमारे पास क्या आया अब हम उसको देख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब ये देखें कि जो बेसिकली Next.js है वो क्या करता है कि जो बेसिकली सर्वर साइड फंक्शंस हैं बाय डिफॉल्ट उनको एज अ सर्वर साइड ही यूज कर रहा होता है। जैसे हमारे पास फैच है, अब फैच जो है आप ये सर्वर साइड डेटा जो है वो कॉल करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो ये जनरली Next.js इसको एज अ सर्वर साइड कंपोनेंट ही कंसीडर करता है और डेटा आपको हर बार दे रहा होता है। अच्छा अब यहां पर क्या एक हमें क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि जब हमने सर्वर साइड यूज ही करना है, बार बार हम इसको कॉल कर रहे होंगे, यूआरएल को या एपीआई को, किसी को भी कॉल कर रहे होंगे, तो हमेशा हर बार हमारे पास नया डेटा आ रहा होगा, ऐसा ही है। अच्छा देखिए यहां पर Next.js हमें क्या कहता है, Next.js हमें ये कहता है कि भाई आप क्या करें कि आप बेसिकली मुझे फ्लैग कर दें कि आपने डेटा रिफ्रेश मंगवाना है या नहीं मंगवाना, ठीक है। फ्लैग करने का क्या तरीका है, आपने सिंपल यहां पर कैशे का मैकेनिज्म है वो यूज करना है। अच्छा उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में ये होता है कि आप बेसिकली Next.js को ये बता रहे होते हैं कि मुझे फोर्सफुली नया डेटा मंगवाना है या नहीं मंगवाना, ठीक है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप बिल्ड टाइम के ऊपर Next.js को ये कह रहे होते हैं कि भाई मुझे जो है ना वो हर बार एक ही डेटा रिटर्न करो, बार बार नया डेटा लाने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे होते हैं, सिंपल या तो आप इस तरह से यूज कर लें जैसे मैंने आपको बताया, बिल्ड टाइम के ऊपर आप डेटा मंगवा लें, या अगर आपको फोर्सफुली ये कहना है कि भाई आप मेरी कैशे जो है वो लोकल ही यूज करो, तो आप इसको क्या करेंगे, फोर्स कैशे करेंगे। जब आप इसको फोर्स कैशे करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये बेसिकली जब भी डेटा आएगा आपके पास हमेशा इसी तरह से ये डेटा आपको रिटर्न कर रहा होगा। इसी तरह से मुराद ये कि यूं कह लें कि ये आपको हमेशा सेम डेटा की जो कॉपी है वो बेसिकली आपको क्या करके दे रहा होगा, रिटर्न करके दे रहा होगा, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जो है वो समझ रहे होंगे जो मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रहा हूं। अच्छा अब इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में ये होता है कि देखिए ये बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म हुआ, ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप हुआ कि जब भी Next.js डेटा कॉल करेगा तो वो क्या काम करेगा, वो डायरेक्टली सबसे पहले ये चेक करेगा कि आपने आया कि उसको कैश किया हुआ है। अगर आपने उसको कहा हुआ है कि नहीं जी आप जो है वो फोर्स कैश करें, इसका मतलब ये हुआ कि आप नए डेटा की जो कॉपी है वो नहीं मंगवाना चाहते। जब आप नए डेटा की कॉपी नहीं मंगवाना चाहते तो इसका मकसद ये हुआ कि आप उसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने जो बिल्ड टाइम के ऊपर डेटा मंगवाया है सिर्फ आप उसी को ही यूज करो, नए डेटा को लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्लियर हो रहा होगा आपको। अच्छा इसी के बरस जो हमारे पास जो सर्वर साइड प्रॉप्स आई, यानी कि हम यूं कह लें कि जो हमने सर्वर साइड रन टाइम पे डेटा मंगवाया, उसका तरीका क्या है, उसका तरीका यह है कि हम यहां पर बेसिकली क्या करें कि उसे ये बता दें कि भाई हमें यहां पर स्टोर यानी कि हमें यहां पर कैशे नहीं करना, तो हम सिंपल क्या करेंगे, कैशे नो स्टोर करेंगे। जब हम नो स्टोर करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें लोकली कैशे से डेटा नहीं चाहिए, अब हमें डेटा चाहिए लाइव, यानी कि अब हमें हर बार न्यू फ्रेश कॉपी चाहिए डेटा की, ठीक है जी। अच्छा अब इसकी एक्सेप्शन जो है वो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि ये क्यों आ रही है। चलें जो एक्सेप्शन नहीं था हमारा वहम था, पेज रिफ्रेश करने पर हार्ड तो हमें क्या हुआ कि डेटा मिल गया। अच्छा अब ये देखिए कि इसमें हमारे पास क्या हुआ कि इसने सिंपल हमने यहां पे डिफाइन कर दिया कि कैश नो स्टोर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप हमारी जो कैशे है वो स्टोर नहीं करो, हमें नॉर्मली आपने क्या करना है कि हर बार एक फ्रेश कॉपी जनरेट करनी है हमारे डेटा की, ठीक है जी। अच्छा मैंने आपको ये बताया कि असल में जो इसके पीछे सारा जो कहानी है
वो ये है कि आपका जो डेटा है वो बेसिकली कैशे से रिटर्न हो रहा होता है। यानी कि Next.js जो है वो, अगर आप उसको यहाँ पर बता देते हैं कि भाई मुझे जो डेटा जो है वो हर बार कैशे में चाहिए, तो वो क्या करेगा कि वो आपका डेटा हर बार कैशे से रिटर्न करेगा। तो वो बिल्ड टाइम पे एक दफा जो उसने डेटा मंगाया वो उसने अपने पास कैशे में रख लिया, और हर बार जब भी आपका विजिटर आया उसने बेसिकली वो उसको वही डेटा रिटर्न कर दिया। इससे ये हुआ कि आपका एक तो पेज लोड फास्ट हो गया, और दूसरा ये है कि वो डेटा आप जब तक रिफ्रेश नहीं कर सकते जब तक आप उसको रिबिल्ड नहीं करेंगे। तो इसमें आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि आप अपने वो पेजेस यूज करेंगे यहां पर जिन पेजेस का आपके पास रैंडमली ज्यादा यूज नहीं है, डायनेमिकली कह लें आप, सॉरी, ज्यादा यूज नहीं है। तो आपने वो पेजेस यूज नहीं करने जो आपके रन टाइम पे यूं कह लें कि जो आपके डायनामिक पेजेस हैं। तो अगर आपकी जो डायनामिक पेजेस हैं उसके साथ आप नो स्टोर यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास जो स्टैटिक पेजेस आप रखना चाहते हैं आप उसके साथ फोर्स कैशे करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों प्रोसेस आपके यूज हो जाएंगे। तो Next.js 13 में इन्होंने बहुत इजी कर दिया। Next.js 13 से पहले बेसिकली हमारे पास बड़े मसले थे, ये आपको एक्स्ट्रा फंक्शन यूज करने पड़ते थे, और इससे ये हमें ज्यादा आसान लगता है कि आप सिंपल यहाँ पर इसका कैशे की प्रॉपर्टी पास कर देंगे और आपको डेटा उस हिसाब से मैनेज करना आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये मेरा जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ये दोनों लेसन जो हैं, ये क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करता चलूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जो है वो वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे, और शेयर भी कर रहे होंगे साथ में उन लोगों के जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत है। और वीडियोस को लाइक कर दिया करें ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन हो और मैं समझ आया करूं कि आप लोग समझ रहे हैं और आप लोग जो है वो देख भी रहे हैं। और इसी तरह जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। आगे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आने वाली हैं, और इसी में हम इंशाल्लाह फिर जो है वो बैकएंड भी और नोड अपना ऐड कर रहे होंगे, Node.js वगैरह भी, अपना डायनेमिक डेटा और डेटाबेस भी इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो बिल्कुल एक बेसिक से लेकर चल रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक तक चलें, और नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें हम जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसको थोड़ा सा रोक के रियल टाइम पे एक जो टेम्पलेट है वो कोशिश करेंगे कि हम अपनी ये जो एप्लीकेशन है उसमें इंटीग्रेट कर सकें, और 3 से 4 पेजेस बनाकर देखेंगे कि किस तरह से बूटस्ट्रैप वगैरह इसमें इंटीग्रेशन होती है, और किस तरह से हम जो है वो पेजेस लिंकिंग कर सकते हैं रियल टाइम पे, किस तरह से वेबसाइट पूरी इसके अंदर सेटअप होती है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, नेक्स्ट हमें इसे स्टार्ट करनी चाहिए, तो कमेंट जरूर कर दिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर वही कह रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दिएगा ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियोस हैं उन तक पहुंचती रहें। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।